जहां बैठता है वो कहता है ज्यादती हो रही, गलत हो रहा है। और कोई आदमी हाथ से रोकने की सलाहियत रखता है, वो कहता है जी मैं बाहर निकलूंगा, मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं डट जाऊंगा। और ये सबसे बेहतर दर्जा होता है कि आप जालिम का हाथ रोकें पकड़ के। जालिम का हाथ रोकना हम सब पे फर्ज है और हमें ये रोकना होगा, वरना हमें जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जनाब अपने अपने तौर पर आपको कोशिश करनी है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब की हालत यह है कि आशूरा के जुलूस में गए निसार हवेली से, और वहां पे भी उनके आसपास कमांडोज, पुलिस पूरे घेरे के अंदर वो वहां पे ट्रेवल कर रहे थे। तो जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ कर दिया है ना, इतना इन्होंने जुल्म किया कि अब इनका एतमाद ही खत्म हो गया है। ये खुलकर पब्लिक के अंदर नहीं आ सकते। इन्हीं जगहों पे हमने दिन के वक्त देखा बार बार आलिया हमजा को, वो पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी, उनके अपने लोग उनके साथ थे, वो घूम रही थी, हर जगह पे जा रही थी, बैठी है, लोगों को मिल रही है, लोगों को पानी पिला रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है। तो एक तरफ आप ये देख लें कि एक खातून है वो कैसे घूम रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी भी बंदे को आप छोड़ दें। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब पब्लिक से ही इतने खौफजदा हैं, इतने खाइफ है, उन्हें आइडिया है कि वो पब्लिक के अंदर भी ओपनली मूव नहीं कर सकते। हालात तो ये पैदा हो गए। हालांकि मोहसिन नकवी कोई इमरान खान के लेवल का लीडर तो है नहीं, वो एक मीडिया मालिक है और आर्मी चीफ से उनका एक ताल्लुकदारी है। उस ताल्लुकदारी की वजह से वो वज़ीर आला पंजाब बन गया था, उसी ताल्लुकदारी की वजह से वो आज वज़ीर दाखिला है। और तो उसके पल्ले कख नहीं है ना। और कौन है मोहसिन नकवी, कौन जानता है? चौधरियों का रिश्तेदार था, हमें यह पता था, या इसने एक सहाफत करते करते एक चैनल बना लिया था, हमें यह पता था। इसके अलावा तो इसका कोई तारुफ नहीं है ना। इसके अलावा तो अब इसका तारुफ यह बनाना कि आर्मी चीफ जो मौजूदा आए हैं उनके साथ इसकी रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से ये पहले बन गया वज़ीर आला और उसके बाद बन गया वज़ीर दाखिला, और पीसीबी का चेयरमैन बनने का इसको शौक था, वो भी ये बन गया कि जनाब मैंने ये भी बनना है, वो भी बन गया। तो ये इसका टोटल तारुफ है। अब नाज़रीन, एक और सुहेल बड़ाई साहब ने एक तजिया किया है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हैरत होती है मुझे। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, तशद्दुद पर उसकी मोनोपोली है, बाकी कोई तशद्दुद करे तो एस्टेब्लिशमेंट उसे कुचल देती है, यही रियासत होती है। एक तो तशद्दुद किसी और ने किया नहीं, कोई तशद्दुद की पॉलिसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं है, ये सारे मानते हैं और जानते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हर जगह पे वो आते हैं, उनको अगर कोई ना मारे, उनके ऊपर आंसू गैस ना फेंके, उनको डंडे ना मारे, वो आंसू गैस का गोला उठा के वापस फेंकते हैं। उन्हें जब कोई मारता है तो वो तो तरीके लबैक की तरह रिटेलिएट भी नहीं करते बेचारे। 7-7, 8-8 हजार बंदा उनका गिरफ्तार हो जाता है एक ही दिन में। कैसे हो जाता है? तरीके लबैक का इतना बंदा आप एक दिन में गिरफ्तार करे ना, वो वापस डंडे मारते हैं, पुलिस वालों से कलमे पढ़ाते हैं, वो दोबारा इस्लाम कबूल करवाते हैं पुलिस वालों को। मैंने खुद बहुत सारी वीडियो देखी, अपने सामने में देखता हूँ ये सारी चीजें। तो सुहेल बड़ाई साहब एक सीनियर सहाफी हैं, इस उम्र में आके उनको आइन और कानून के बारे में पता होना चाहिए। तो वो फौज को रियासत कहते हैं, जो गलत है। रियासत का आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, मैंने पहले भी हवाला दिया कि उसको पढ़े, आपको आइडिया हो कि रियासत क्या होती है। और दूसरा ये कहना कि रियासत के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, ये कोई आईनी इख्तियार, तशद्दुद का तो आईनी इख्तियार होता ही नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कहते किसे? मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना एक्चुअली। फौज के चंद आला अफसरान और उनके साथ चंद लोग बैठे हुए एक इकट्ठा बन जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये आर्मी चीफ ही होता है, जो फैसला आर्मी चीफ ने किया वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। अब आइन और कानून में तो तशद्दुद की ममानियत है। यूज ऑफ फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये तो बाकायदा कानून के अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तशद्दुद का इख्तियार और वो भी आईनी इख्तियार मेरी समझ से बाहर है। यहां तो सिर्फ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का कानूनी और आईनी जवाब मौजूद है। अगर कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है, उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, बस ये मौजूद है। लेकिन कोई गोली नहीं चला रहा, निहत्था करा हुआ, गोली मारेंगे तो कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा, और ये आइन और कानून के मुताबिक है। वही कह रहे हैं कि आईनी इख्तियार है तशद्दुद का। मुझे बातों का हैरत होती है नाज़रीन। जो यानी जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है उसी तरह के उनके चाहने वाले भी हैं। यानी यहां पे आप अंदाजा करें कि एक तरफ ये कहा गया जनाब हमने एमएस भी मुअत्तल कर दिया क्योंकि एमएस गलत आदमी था, हमने जो है वो जो सीईओ है उसको भी मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो भी गलत आदमी था। तो अब जनाब एक और खबर आई है उसी अस्पताल से जुड़ी हुई, डीएचक्यू अस्पताल जो है पाकपतन वाला, वहां से कि ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए एमएस को जिस हेड नर्स ने, सलमा तुफैल साहिबा थी, जिन्होंने ये खत लिखा था, उनकी सर्विसेज महकमा हेल्थ को वापस कर दी गई, यानी उनको ओहदे से हटा दिया गया। यानी उस नर्स को ही, हेड नर्स को ही फारिग कर दिया जिसने एमएस को यह लिखा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, बच्चे मर जाएंगे, इन्हें बचाना है तो सप्लाई का बंदोबस्त करें। वो कहते थे अस्पताल की शोहरत को नुकसान पहुंचा, अस्पताल की नहीं, मरियम नवाज की शोहरत को नुकसान पहुंचा है। यही से सारा मामला खुला है। इस खातून ने बर वक्त यह कहा था कि बच्चे फौत हो जाएंगे, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करो, एमएस ने नहीं किया। आज एमएस गिरफ्तार है, इसको क्यों ओहदे से हटा रहे? इसको तो इनाम देना चाहिए था, इसको तो बुलाकर कहना चाहिए था, शाबाश देनी चाहिए थी कि आपने अच्छा किया, कि आपने निशानदेही की और अपनी ड्यूटी आपने पूरी की। लेकिन इसको भी हटा दिया गया। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए। और नाज़रीन, जो प्राइवेटाइजेशन की इनकी पॉलिसी है वो भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का मंसूबा शुरू होने से कबल ही जवाल का शिकार हो गया है। मोहम्मद उमैर साहब ने सवाल खबर दी है और 2 पेपर भी इसके साथ मुंसलिक किए हैं। वो ये बताते हैं कि मुजफ्फरगढ़ और ओकाड़ा में 2 अस्पताल प्राइवेटाइज होने के बाद प्राइवेट इंतजामिया ने अस्पताल चलाने से इनकार कर दिया। बसीरपुर में अस्पताल प्राइवेट और सरकारी होने के मसले में अमला ना होने के बायस 2 शहरी जान की बाजी हार गए। एक तो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का ये मंसूबा क्या है? यानी ये तो ये कर रहे हैं ना कि आवाम से पहले हेल्थ कार्ड छीन लिया, लोग अब इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों की तरफ भागेंगे क्योंकि उन्हें मुफ्त इलाज चाहिए, वो भागेंगे बेचारे, जाएंगे सरकारी अस्पतालों में, जाएंगे और कहां जाएंगे? तो जब वो सरकारी अस्पतालों में पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा ये तो प्राइवेटाइज हो गया। यानी गरीब आदमी कहीं से भी इलाज ना करवा सके, ये अपनी सर्जरी करवाए जाके वहां से यूरोप से,
ये पहुंच जाए मतलब नीदरलैंड, वहां से जाके कहें हमने यहाँ पे सर्जरी करवानी है, फलाने फलाने यूरोप के मुल्क में हम आ गए। ये अपना इलाज करवाएं जाके बर्तानिया से। ये अपनी खांसी भी इनको आए इनके बच्चे को, तो ये पहुंच जाए वहां पे, वहां से हमने अपना इलाज करवाना है बर्तानिया से, यूरोप से। लेकिन गरीब आदमी जिस सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाए वो भी प्राइवेटाइज हो जाए कि दो ये भी प्राइवेटाइज कर दो। और हालात ये पैदा कर दिए इतने नालायक है कि ये काम भी वो ठीक से नहीं कर पा रहे, यानी रेवड़ियां जो बांट रहे हैं वो भी इनसे ठीक तरीके से नहीं खाई जा रही। नाज़रीन, सिंध वाले भी कोई इतना आगे नहीं है, उनके हालात आप चेक करें। लियारी में बिल्डिंग गिरे हुए 2 दिनों में, अभी तक वो उस बिल्डिंग के मलबे से लाशें नहीं निकाल सके। वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। एमजीएम कह रही है पीपल्स पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, ये बिल्डिंगें बनाते हैं इस तरह की, ये और बहुत बिल्डिंगें गिरेंगी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का, इनको इक़्तिदार का नशा है। एमजीएम ये कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं नहीं नहीं, एमजीएम चोर है, एमजीएम फ्रॉड कर रही है, एमजीएम को नशा इक़्तिदार का, एमजीएम ने ये सारा पैसा लेके अपने सेक्टर कमांडर के जरिए से अजीबोगरीब किस्म की बिल्डिंगें बना दी है, सेक्टर हेड जो इनके बने हुए थे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया जनाब कराची का। वो पीपल्स पार्टी एमजीएम में डाल रही है, एमजीएम पीपल्स पार्टी में डाल रही है, और लाशें वहां मलबे में दबी हुई है। और कैपेसिटी इनकी ये है, रोला इन्होंने डाला हुआ था कि जहां सैलाब आ गया वहां पे लाशें क्यों नहीं मिल रही, वो वहां से तो लाशें मिल गई थी, उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। हालांकि वो तनकीद के काबिल था, वहां इंतजामी गफलत थी। लेकिन यहां पे तो आप, इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे मलबे से लाशें निकालते हुए 2 दिन हो गए इनको। अब तक की इत्तला के मुताबिक 19 लोग इसमें जाँ बाग हुए हैं, और ये बताया जा रहा है कि अभी मजीद लाशें मिलने की तवक्को है। हैरत होती है मुझे कि ये कितने नालायक लोग हैं। और पाकिस्तान की इन्होंने हालत क्या कर दी, नाज़रीन ये आप सुने। एक चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, कर्जों की सूरत हाल। इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आई है कर्जों के हवाले से, वो ये बताती है कि वफाकी हुकूमत के कर्जे 76,045 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ये रिकॉर्ड कर्जे हैं जो मौजूदा हुकूमत ने हासिल किए हैं। ये कहते हैं हम इकोनॉमी ठीक कर रहे हो, कर्जे लेकर कौन सी इकोनॉमी ठीक होती है, और ये कौन सी साइंस है? दुनिया का कोई साइंटिस्ट आगे मुझे समझा दे, कोई इकोनॉमिस्ट आगे ये दावा कर दे जनाब कर्जे लेते जाओ इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। और भाई कर्जे उतारने से इकोनॉमी बेहतर होती है, कर्जे वापस करने से इकोनॉमी बेहतर होती है, या कर्जे जो आप ले रहे हैं उनकी शरह कम करने से इकोनॉमी बेहतर होती है। पाकिस्तान के 77 साल के अंदर जो कर्जे लिए गए, वो 75-76 साल में, वो 2022 तक 75 साल में जो कर्जे लिए गए ना पाकिस्तान में 2022 तक, जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो 43,000 अरब थे, 43,000 अरब रुपीज, बिलियन रुपीज। ये कर्जा लिया गया था पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने तक। कितना? 43,000 बिलियन, 43,000 अरब इमरान खान की हुकूमत गिरने के दिन तक। और उसके बाद से लेकर अब तक 3 सालों में जो कर्जा लिया गया, ये पहुंचा दिया इन्होंने 76,000 अरब तक। अंदाजा कीजिए आप, 76,000 अरब तक का मतलब आपको पता है? 33,000 अरब कर्जा इन्होंने ले लिया 3 सालों में। 75 सालों में जितना कर्जा लिया उसके करीब करीब कर्जा इन्होंने 3 सालों में ले लिया। और अगर ये 1 साल और रुक गए या 1.5 साल और रुक गए तो ये डबल कर्जा ले लेंगे जितना पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक पाकिस्तान ने लिया। अंदाजा करें आप, ये कैसे जालिम हुक्मरान आए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की पूरी मईशत को निचोड़ के रख दिया है। पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है 50 साल की कम तरीन लेवल पे आ गई है। पाकिस्तानी सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। आज मुझे बेशुमार लोगों ने राब्ता किया कि जनाब अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें हम बेचकर पाकिस्तान से जा रहे हैं। एक दोस्त ने, वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार करते हैं, उन्होंने बताया कि कोई आदमी जमीन का एक टुकड़ा खरीदने को तैयार नहीं है, कम कीमत में बेचता हूं, कोई लेना नहीं चाहता। लोग अपनी फैक्ट्रियां, अपनी चीजें ओने पोने बेचकर पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। वो ये कहते हैं ये मुल्क एस्टैब्लिशमेंट चलने नहीं देगी, जो हालात पैदा हो गए। ऐसी सूरत में जब डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उस वक्त इन्हें लगता है कि मईशत ठीक कर रहे हैं। ये गरीब आदमी का खून निचोड़ रहे हैं और अपनी तनख्वाहें और मुराद बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उनको बढ़ाने के लिए ये अंधाधुंध कर्जे ले रहे हैं, और उन्हीं कर्जों के नीचे पिस के हमारी ये हालत हो गई है। अब अगर पाकिस्तान में कोई अवामी हुकूमत आ भी जाए, फर्ज करें, तो इससे निकलना क्या आसान होगा? क्या इससे निकलना आसान होगा? 76,000 अरब के कर्जे हैं, इनसे निकलना आसान होगा? इनसे निकलने में आपको 2 दहाइयां लग जाएगी कम से कम, और वो भी अगर कंटिन्यूटी रही और एस्टैब्लिशमेंट ने कोई नया पंगा ना लिया तो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।